चलिए अब यूपी की सियासत की आज की बड़ी खबर आपको बता दें। आज की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। 12 जनवरी को दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था और आज अखिलेश यादव उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और करीब 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहां पर वो औपचारिक रूप से दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के गुट के ये नेता हैं और जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया उनके बाद दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। हालांकि परसों जब स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई बीजेपी के बागी विधायकों और एक और मंत्री ने पार्टी की सदस्यता ली थी, उस वक्त दारा सिंह चौहान इस कार्यक्रम में नहीं थे। उनके लिए आज प्रोग्राम है, आज अखिलेश यादव 12:30 बजे उनको पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। और अभिनव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिनव, दारा सिंह चौहान अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि उस दिन क्या वजह थी, ये माना जा रहा था कि भाई उस दिन वो परसों ही शामिल हो जाएंगे, लेकिन आज के लिए कार्यक्रम उनका अलग से रखा गया है। देखिए, मैं बता दूं कि नेताओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो ताकत अपनी दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी उनकी ताकत है। ऐसी सूरत में वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बड़ा है। ऐसी सूरत में उनको लगता था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो ज्वाइनिंग करते हैं तो उनका कद कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। शायद यही एक वजह रही है जिसके, और दूसरी तरफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी बहुत ज्यादा जो है इंटीमेसी जो है बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी सूरत में उन्होंने आज फैसला लिया है कि आज वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। 12:30 बजे बाकायदे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग होगी। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि चूंकि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, कल ही आपने देखा कि बाकायदे चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को एक नोटिस भी दिया है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है, क्योंकि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग थी उस दिन वहां पर 3 से 4 हजार लोगों की वहां भीड़ थी। बाकायदे हजारों गाड़ियों का रेला था। एक रैली की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत झोंक कर बाकायदे समाजवादी पार्टी को अपना कद दिखाना चाहते थे। ऐसी सूरत में अब आज ऐसा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कल ही आपने देखा कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि अगला सवाल मेरा यही था, चाहिए उसको, अगला सवाल तो मेरा यही था कि कद दिखाने के चक्कर में तो स्वामी जी ने अखिलेश जी को तो फंसा दिया। अब दारा सिंह कैसे अपना कद दिखाएंगे? बात यही है कि अब दारा सिंह चौहान आज उनको पहले ही कह दिया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि सिर्फ आप और आपके साथ 2-3 नेता ही आएंगे। जो धारा 144 है उसका भी आप पालन करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, चुनाव आचार संहिता का जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसका आप पालन करेंगे, ताकि अब कोई ऐसा बखेड़ा समाजवादी पार्टी नहीं लेना चाहती है कि जिसकी वजह से आने वाले समय में उसको परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि कल ही आपने देखा कि एक समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो सीटें गई है नाहिद हसन की, उसको 14 दिन के रिमांड में भेज दिया गया। तो वो समाजवादी पार्टी अब कदम बहुत फूक कर रखेगी और उसका कल अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अगर बहुत ज्यादा आप लोग उग्र होंगे, बहुत ज्यादा अगर आगे आएंगे तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आप पर कार्रवाई कर सकती है। द्वेष की भावना से आप लोगों को बाकायदे जेल की हवा और तमाम ऐसे जो है चीजें हो सकती हैं। तो इस समय चुनाव लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है, समाजवादी पार्टी को चुनाव में जीतना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ऐसी सूरत में आप लोगों को थोड़े से जो है कोविड के बिल्कुल, और अभिनव यही एक चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने और अखिलेश यादव के सामने कि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो अति उत्साही होते हैं। कल भी जब आपसे बात हो रही थी कि आपने बताया कि भाई डिंपल जी का जन्मदिन है, तो ऐसे में तमाम जो उनको देवर कार्यकर्ता हैं ऑफिस के बाहर भीड़ में आ गए थे, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो गया था। विवेक मौके पे पहुंचे थे धक्का उक्का खाते हुए अंदर। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए यही एक कारण है। और कल बाकायदे हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बाकी पुलिस फोर्स थी, चुनाव आयोग की टीम थी। इसके अलावा जो स्थानीय ADCP हैं, DCP हैं, उनका भी दिशा निर्देश था, उनके भी कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और इसी चक्कर में देखिए पार्टी तो ज्वाइन किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन गोविंदपल्ली थाने के जो SHO हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप क्या कर रहे थे यहाँ पे, 2000 लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई, आपने उसका इंटीमेशन बाकायदे चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं इसको
कोविड गाइडलाइन पालन किया। लेकिन सवाल वही है जो आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतना उत्साहित हो जाते हैं, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो इतना ज्यादा जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अपने पार्टी के नेता के प्रति इतने ज्यादा समर्पित होते हैं कि वो उनको न तो पुलिस दिखाई देती है, ना हमने जब वॉक थ्रू दिया था बाकायदे पार्टी में जब ज्वाइनिंग हुई थी उसी समय दौरान किया था, तो उनका कहना था कि ये कोविड सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों को होता है, समाजवादी पार्टियों को नहीं होता, समाजवादी पार्टी अब सरकार बनाएगी, समाजवादी पार्टी इस तरह की जो बातें वो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं, लेकिन अखिलेश यादव गंभीरता को समझे और अखिलेश यादव जानते हैं कि इसका परिणाम आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर 2 से 4 से ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसका मैसेज सीधा सीधा जो जाएगा वो पूरे प्रदेश में जाएगा और चुनाव में इसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलेगा। जी ठीक है अभिनव, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही टूटकर लोग जा रहे हैं, बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अब बीजेपी ने एक और बड़ी रणनीति बना ली है। बीजेपी ने अब सैफई परिवार में सेंधमारी की पूरी रणनीति बना ली है और अखिलेश के परिवार में बीजेपी की सेंधमारी की तैयारी है। बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। अपर्णा यादव को पार्टी ज्वाइन कराएंगे अमित शाह। ये आज की सबसे बड़ी खबर है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया और तमाम कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ लिया, हमने दारा सिंह को तोड़ लिया, हमने धर्म सिंह सैनी को तोड़ लिया, जो कि हर साल पाला बदलते हैं, हर 5 साल में, तो उनके तोड़ने पर खुशी जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की रणनीति है अब यादव परिवार में सेंधमारी की। अभिनव, अभी परसों जिस तरीके से सब कुछ हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोग तमाम उत्साहित थे कि भाई हमने एक बहुत बड़ी सेंधमारी कर ली, स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ लिया, 8-10 लोगों को तोड़ लिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल बाद जो है वो जो है ऐसे ही कदम उठाते हैं, तो उसमें क्या बड़ी जीत हुई। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है वो यादव परिवार में सेंधमारी की। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आज इस मिशन में कामयाब हो जाती है, अपर्णा यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने में कामयाब हो जाती है, और जैसा कि विश्वसनीय हमारे बहुत अच्छे सूत्र बता रहे हैं कि अपर्णा यादव दिल्ली पहुंच चुकी है और अमित शाह उनको कभी भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ये अगर ये हो जाता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक भी होगा और समाजवादी आने वाले चुनाव में एक बड़ा मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि पहले ही आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव के जो समधी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी, जो विधायक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। इसके बाद बड़ा चेहरे के तौर पर जो है वो आज अपर्णा यादव अगर आ जाती हैं तो अपर्णा यादव कैंट से निश्चित तौर पर प्रत्याशी भी हो जाएंगी, अगर कैंट विधानसभा से, क्योंकि कैंट से वो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और रीता बोगड़ा जोशी के खिलाफ वो चुनाव हार भी गई हैं। लेकिन अब चूंकि अगर वो समाजवादी पार्टी से छोड़कर अगर वो चली जाती, क्योंकि उनकी जो ट्यूनिंग है वो अखिलेश यादव से बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं बताई जाती है। जब से ये पूरा मसला जो पूरा विवाद हुआ है, पारिवारिक विवाद हुआ है, उसके बाद से हुआ है। एक चीज ये भी है, ये देखिए अपर्णा यादव के बारे में कुछ दिन पहले भी हम लोग बात किए थे, जब उनके पति की जो गौशाला है वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। कई ऐसे बयान अपर्णा देती रहती हैं जो पार्टी के लाइन से इतर था, समाजवादी पार्टी के लाइन की इतर था, तो पहले भी माना जा रहा था कि उनका झुकाव थोड़ा सीएम योगी की तरफ है। नहीं, देखिए, सीएम योगी की तरफ भी है और प्रधानमंत्री के प्रति भी उन्होंने आस्था कई बार जता चुकी है। जैसे ही सीएम योगी ने 19 मार्च 2017 को शपथ ली थी और 22 मार्च 2017 को अपर्णा यादव अपने पति आदित्य यादव प्रतीक यादव के साथ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गई थी। बीच बीच में उनकी गौशाला में योगी आदित्यनाथ वहां दौरे भी किए थे, उनकी गौशाला की तरह को बाकायदे प्रायोरिटी पे भी दिया गया था। साथ ही वो हमेशा बीच बीच में वो योगी आदित्यनाथ से मिलती रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से वो मिलती रही हैं और उन्होंने कहा भी है कि योगी आदित्यनाथ और साथ में देश के प्रधानमंत्री जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के लिए लोगों को वैक्सीनेशन चला रहे हैं, पूरा कोविड में उन लोगों ने काम किया है, वो काबिले तारीफ है। इस तरह का बयान जो है बाकायदे वो देते आए हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी में जो ज्वाइनिंग हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उस कद को छोटा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार भी कर ली है। कल बाकायदे आपने देखा कि अभिनव आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कौन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उसको हम जरा एक ग्राफिक से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तमाम जो नेता हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं। और सबसे पहले जो बीजेपी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं
और वो चेहरे हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। आप ये देखिए, जो टिकट कंफर्म हुआ है, जो कद्दावर चेहरे हैं, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले ये दिखा दें कि जो टिकट बंटवारा हुआ है, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य ये चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। तो अब देखिए, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, ये वो लोग हैं जिनको कल टिकट दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। थाना भवन से सुरेश राणा मंत्री भी हैं, गन्ना मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो अब देखिए, बीजेपी की तरफ से टिकट दिया और सरधना से संगीत सोम को टिकट दिया गया है। तो अब देखिए, नोएडा से पंकज सिंह को टिकट दे दिया गया है, बड़ा नाम है। और फतेहपुर सीकरी से बेबी रानी मौर्य, ये राज्यपाल थे, इस्तीफा देकर आई हैं। और शिकारपुर से अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये वो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। अनूप शहर से बात करें तो संजय शर्मा हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। सियाना से देवेंद्र सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो जारी की है 107 उम्मीदवारों की, वो हम चेहरे दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, ये वो बड़े चेहरे थे जिनके नाम का ऐलान किया गया है। अब किनका पत्ता कट चुका है, ऐसे 20 विधायक थे जिनका पत्ता कटा है, वो चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन विधायक थे जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि उसको एक अलग ही अंदाज में कहा गया कि उनको अलग हम जिम्मेदारी देंगे, पार्टी उनको अलग देगी। तो टिकट किसका कटा है? राम सिंह सैनी है, अमरोहा संगीता चौहान को हटा के राम सिंह सैनी को दिया गया है। इसके अलावा जितेंद्र सतवाई का पत्ता कटा है। तो ये 20 विधायक हैं जिनका पत्ता कट चुका है। मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल है और उनके जगह अमित अग्रवाल को टिकट दिया गया है। खैरागढ़ से महेश गोयल का पत्ता कट चुका है। तो ये 20 विधायक हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, राम प्रताप सिंह है एतमादपुर से, इनका पत्ता कट चुका है, इनकी जगह धर्मपाल सिंह को टिकट दे दिया गया है। आगरा ग्रामीण की बात करें तो हेमलता दिवाकर, इनका टिकट काटकर बेबी रानी मौर्य को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहां पर चौधरी उदय भान सिंह का टिकट कट गया है। और यहां पे दूसरे उम्मीदवार को फतेहाबाद से बात करें तो फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा का टिकट कट गया है। छोटेलाल वर्मा को यहां पर टिकट दिया गया है। नकुड़ की बात करें तो धर्म सिंह सैनी का टिकट कटा है। मुकेश चौधरी पर भरोसा पार्टी ने जताया है। तो ये लगातार हम बता रहे हैं कि ये जो 20 विधायक हैं, 20 विधायकों का टिकट कटा है। ठाकुर दलवीर सिंह बरौली से थे, इनका पत्ता कटा। जयवीर सिंह को इनकी जगह उम्मीदवार बनाया गया है। और बिथरी चैनपुर से राजेश कुमार मिश्रा हैं, इनको हटाकर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं जिनका पत्ता कट चुका है। अभिनव हमारे साथ बने हुए। अभिनव, जब कल लिस्ट आई थी, इसका इंतजार हर कोई कर रहा था। इसमें यह देखा गया कि जो मौजूदा विधायक है उसमें ज्यादातर है, हालांकि 20 का टिकट काटा गया है। तो जो टिकट काटा गया है, भाई बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। धर्मेंद्र प्रधान ने कर बड़ी स्मार्टली कहा कि भाई इनको जो है यहां से हटा के पार्टी के दूसरे काम में लगाया जाएगा, लेकिन उनका पत्ता साफ साफ काट दिया गया है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे टिकट है, जैसे धर्म सिंह सैनी का है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अग्रवाल, उनका जो है उनका टिकट काट दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी है, लेकिन जो जैसा है वैसे ही चलने देने पर, रणनीति पर ज्यादा जो है उन लोगों ने जोर दिया है। जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 50 से 60 के टिकट भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी सूची में काट सकती है और नए लोगों का चेहरे को दे सकती है 107 की लिस्ट में से। लेकिन अब देखिए तो 20 ही चेहरे ऐसे हैं जिनका टिकट उन लोगों ने काटा है और साथ ही उन लोगों से पहले ही बात कर चुके हैं। यह भी एक देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उन लोगों ने कहा। दूसरी तरफ है, अगर आप देखिए तो राधा मोहन दास अग्रवाल का जो टिकट काटा गया है गोरखपुर से और उनको जगह योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, यह भी एक बहुत बड़ा सेटबैक, चूंकि राधा आरएमडी के नाम से जाने जाते हैं और पिछले 5 बार से जो लगातार विधायक है शहर से शहर गोरखपुर से है, उनको कहां पार्टी एडजस्ट करती है, क्योंकि वो खासा नाराज भी दिखाई पड़ रहा है। कल हमारे सूत्र ने जब रिपोर्टर ने उनसे बात की तो वो खासा नाराज भी है कि उनको गोरखपुर से जो है अलग हटाया जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये बड़ा जो है सेटबैक है, लेकिन बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है एडजस्ट करने के ऊपर जो है विचार कर रही है। जी देखिए, बहुत स्पष्ट धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, जब कई लोग, जैसे प्रियंका ने सवाल उठाया कि सिर्फ जो है 10 महिलाओं को टिकट दिया,
धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि भाई हम चुनाव में जा रहे हैं जीतने के लिए, तो हमारे जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को हम टिकट देंगे। अभिनव, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को इस बार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखाई पड़ सकता है कि लोगों को जो है रिस्क लिया जाए, क्योंकि ये करो और मरो वाली जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्पेंसी का रोष, और इसके अलावा सरकार की जो अपने जो कार्य नहीं, अपने लोग भी जो नाराज है, उन लोगों को कहीं ना कहीं मनाने की इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रही है। और पूरा जो अपना जो एक्सरसाइज है, जो उन लोगों का जो सर्वे था, उस सर्वे को भी बाकायदे जो है रिव्यू करने की कोशिश कर रही है कि अगर हो सकता है जातिगत आंकड़ों में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जो रावण था कल, उसने जो भीम आर्मी का जो अध्यक्ष है उसने जो है बड़ी बात कह दी कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीएसपी विरोधी है। दूसरी तरफ मायावती ने देखिए साफ तौर से कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात क्या है कि वो मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा, पहले वो खुद था। इस तरह की भाषा का उपयोग करना और मायावती का ये कहना बहुत बड़ा मैसेज। और मायावती की एक बात आपने अगर आप हमारे साथ में देखिए, एक बड़ी पार्टी है बीजेपी। 2017 में 312 सीट जब बीजेपी ने जीती तो इसमें माना जा रहा था कि बड़े पैमाने पर तमाम जो ऐसे विधायक हैं जिनके काम से जनता नाराज थी तो उनका टिकट कटना ही तय था। अब ऐसे में रणनीति बनाई गई है अमित शाह की तरफ से कि कैसे सबको मनाया जाए और जिताऊ उम्मीदवार को मार्केट में लाया जाए, उनको उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी है। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए कुछ सहूलियत दी गई हैं। वो सहूलियत क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर कोरोना पाबंदी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग ने अगले 7 दिनों यानी कि 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी है। शनिवार को गहन मंथन के बाद चुनाव आयोग ने मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि इंडोर बैठक में अधिकतम 300 कार्यकर्ताओं या फिर हॉल की 50% क्षमता के बराबर पार्टी की बैठक हो सकेगी। पार्टियों की चुनावी मजबूरी को देखते हुए चुनाव आयोग ने थोड़ी छूट तो दी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने को भी कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी प्रचार में जिस तरह की लापरवाही की तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली है। क्योंकि ये सब तो हम जानते ही हैं कि ओमिक्रॉन की आड़ में कोरोना की तीसरी लहर देश में आ गई है। एक दिन में लाखों केस सामने आ रहे हैं और जानकारों की माने तो इस महीने के अंत तक यह आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। आशंका है कि एक दिन में 8 लाख केस तक सामने आ सकते हैं। 24,383 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी थी 30.64%, 34 डेथ थी। और दिल्ली में जो बेड्स ऑक्यूपाइड थे 2429 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। 13,000 बेड खाली हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में नए नेताओं के स्वागत में लखनऊ के कार्यक्रम में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं, उससे चुनाव आयोग की चिंता और बढ़ गई है। लिहाजा दूसरी लहर के कहर से बचने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर पाबंदी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी है। साफ है कि कोरोना से निपटने के लिए चुनाव आयोग तो पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन सियासी दल जिस तरह से लापरवाह दिख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है मानो कह रहे हो, आ बैल मुझे मार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी बैठक की। बैठक के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी 1 हफ्ते का वक्त और होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार चुनावी राज्यों में बढ़ रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और चुनाव को एक सप्ताह तक आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल रविदास जयंती की वजह से 6 दिन आगे बढ़ाए जाने की मांग उन्होंने की है। उनका कहना है कि रविदास जयंती के मौके पर बड़े पैमाने पर पंजाब के लोग बनारस जाते हैं और वहां पर संत रविदास अब की यहाँ जाकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आस्था है। ऐसे में अगर 6 दिन लोग वहां रहेंगे तो चुनाव के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और इसलिए 1 हफ्ते तक इसको टाला जाए। और जसवीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जसवीर, देखिए लेटर लिखा गया है कि भाई इसको करीब 6 से 7 दिन तक और टाल दिया जाए। इसके पीछे वजह क्या, तर्क क्या दिया गया है? जी अंजलि, सीएम चरणजीत चन्नी ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है जिसमें बोला है कि 6 दिन और इलेक्शन आगे गए। उसका कारण उन्होंने बताया कि क्योंकि ये इन दिनों में गुरु रविदास 14 तारीख को रविदास की जयंती होती है और पंजाब के 32% वोटिंग ऐसे जो लोग हैं जो अनुसूचित जाति से रखते हैं, तो वो सभी बनारस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि शायद 20 लाख के करीब लोग अपना अधिकार का इस्तेमाल ना कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव आयोग को एक एप्लीकेशन दी है, अर्जी दी है। वो बोलते भी इसको थोड़ा 6 दिन स्थगित किया जाए। जी अंजनी, ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस आवेदन पर, इस निवेदन पर चुनाव आयोग आगे क्या कदम उठाता है।